हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इकोनॉमिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय। मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? अमर्त्य सेन, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा देश है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जिसमें गवर्नमेंट और हमारी प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान रहता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए कहा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं ताकि देश प्रगति की तरफ अग्रसर रहे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नॉन अलाइन मूवमेंट का आपने नाम सुना होगा, यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही ब्रेन चाइल्ड था। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये अडॉप्ट की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी बात, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? तो आपको पता है कि जो हमारी सेंसस है हर 10 साल के बाद होती है। फर्स्ट जो हमारी सेंसस थी 1872 में हुई थी, जिस टाइम पे लॉर्ड मायो हुआ करते थे हमारे देश के वाइसराय। लेकिन जो पहली ऑफिशियल सेंसस हुई वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, रिपन के टाइम पे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी। रिपन को जो है इनके टाइम पे ही शुरू हुई थी ऑफिशियल सेंसस। और जो 2011 की सेंसस थी उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है जी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। कितनी है? 382। और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? हिमाचल प्रदेश की है 123। कितनी है? 123। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है 382। इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123। ठीक है जी बात। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a part of कैपिटल अकाउंट? देखो दोस्तों, दो तरह के अकाउंट होते हैं हमारे। ठीक है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक रहता है करंट अकाउंट और दूसरा रहता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी बात, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक होता है विजिबल बैलेंस और एक होता है इनविजिबल बैलेंस। विजिबल बैलेंस में वो चीजें आती हैं जिनका हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सारी की सारी हमारी गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, और इनविजिबल जो हमारा रहता है इसमें हमारी आती है सर्विसेज। ठीक है जी, सर्विसेज आती हैं हमारी इनविजिबल में, जैसे एजुकेशन वगैरह होगी, इसमें तो गुड्स रहती है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना भी हो, और इनविजिबल में हमारी सर्विसेज आती है। और ये रहा देखो कैपिटल अकाउंट। इसका एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट? तो ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये सारे के सारे हमारे पार्ट रहते हैं कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट? प्राइवेट कैपिटल। हाँ, प्राइवेट कैपिटल हुई जो एक इंडिविजुअल के पास है। ठीक है, तो वो तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से थोड़ा लेना देना उसका करंट अकाउंट से, वो कैपिटल अकाउंट हो गया ना। तो कैपिटल अकाउंट में प्राइवेट कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल वो हुई जो बैंक की असेट है
और बैंक की जो लाइबिलिटी यानी बैंक की संपत्ति और जो उसकी देनदारी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की कैपिटल हुई। तो जो बैंक की कैपिटल है वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगी, उसका ये विजुअल बैलेंस और इनविजुअल बैलेंस से लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल कैपिटल होती है जो किसी भी देश की जो नेशनल पेमेंट होती है वो रहती है ऑफिशियल कैपिटल। तो तीनों के तीनों जो हैं वो कैपिटल अकाउंट के ही पार्ट हैं, ठीक है जी बात। चाहे वो प्राइवेट कैपिटल हो, चाहे बैंकिंग कैपिटल, चाहे ऑफिशियल कैपिटल, मैंने आप तीनों को बता दिया कि कौन सी क्या होती है, और तीनों के तीनों ही कैपिटल अकाउंट के पार्ट हैं। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, द फूड स्टॉक्स दैट आर बिल्ट अप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ बम्पर हार्वेस्ट आर कॉल्ड। आंसर करके बताइए। तो इसका जो दोस्तों है क्वेश्चन कि फूड स्टॉक दैट आर बिल्ट अप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ बम्पर हार्वेस्ट, बहुत ज्यादा हमारा बम्पर फसल हुई है तो वहां पे जो हम उस स्टॉक को अपने पास स्टोरेज करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल स्टॉक नो, बफर स्टॉक यस, प्रोडक्शन स्टॉक नो, ग्रेन स्टॉक नो, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक दोस्तों वो होता है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे फार्मर्स से जो भी हार्वेस्ट हुआ है, बम्पर प्रोडक्शन हुई हमारे देश में, तो फार्मर से जो है एफसीआई उनको प्रोक्योर कर लेगा। किसके बिहाफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से। और फिर इसको कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है लोगों की, ताकि हमारी जो इमरजेंसी में अनफोर्सीन ऐसी इमरजेंसी आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमें जरूरत हो अनाज की, सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, उस केस में। तो ये जो हमारा बफर स्टॉक है ये हम तब करते हैं जब बहुत सारा अनाज प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस हो गया, तो अपने पास रख लो। कैसे रखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से एफसीआई प्रोक्योर करता है फार्मर से, ठीक है। एमएसपी सुना होगा आपने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, कि इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बैंकों को मिनिमम समर्थन मूल्य लोगों को देना है, फार्मर्स को, ठीक है, कि हम तुमसे जो है अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा फसल हो गई, जब बहुत ज्यादा फसल होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये इसको करती है, उसकी हेल्प से एमएसपी को अनाउंस करते हैं। और एमएसपी में जितनी मर्जी बम्पर फसल हो जाए एक मिनिमम प्राइस दे देंगे कि इस प्राइस पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे तुमसे, तुम बस उगाओ, ठीक है बात। तो जो फूड स्टॉक जो बम्पर फसल के दौरान रखा जाता है उसको कहते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। और कौन प्रिजर्व करता है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई कब बना है? 1965 में, ठीक है बात, 1965 में बना एफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Which of the following statement are correct? करेक्ट पूछी है, select the correct answer। ओके जी, हाई ग्रोथ विल लीड टू इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ विल लीड टू डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है महंगाई और डिफ्लेशन होती है कि महंगाई जो है वो कम होना। समझिएगा ध्यान से, इधर को रख लो प्राइस, ठीक है, और ये होगी हमारी क्वांटिटी। अगर किसी का रेट 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 15, 20 जो भी रखना है काउंट कर लो। प्राइसेस जो है मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज के, एक या दो के काउंट नहीं, जब बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़े, इन्फ्लेशन होगी, ठीक है जी। कुछ समय तक सेम रही, फिर धीरे धीरे डाउन आने लगी। पहले ये प्राइसेस 5 रुपए थे, फिर 10, 12, 15 रुपए हो गए, फिर डाउन आने लगी, फिर इतनी डाउन आ गई कि जो बेसिक प्राइस था उससे भी नीचे आ गए, उससे भी नीचे। तो ये जो ऊपर को प्राइस बढ़े वो है इन्फ्लेशन, जो ये हुआ ये है डिफ्लेशन, ठीक है, यानी प्राइस जो है वो कम हो गए। फिर दोबारा से जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसको कहते हैं रीफ्लेशन। क्या कहते हैं उसको? रीफ्लेशन, दोबारा से प्राइसेस बढ़ना। महंगाई के बाद प्राइसेस का घटना डिफ्लेशन है। तो क्वेश्चन है कि हाई ग्रोथ से इन्फ्लेशन होगी, हाई ग्रोथ से डिफ्लेशन होगी। इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा है, जब इकोनॉमी में जो है ग्रोथ ज्यादा है तो ग्रोथ के ज्यादा होने से लोगों के पास जो इनकम आएगी, पैसा आएगा, वो ज्यादा आएगा। इकोनॉमी जो है ग्रो करिए, जीडीपी ज्यादा होगी 8%, 10%, यानी इकोनॉमी में पैसा आ गया, लोगों के पास इनकम ज्यादा हो जाएगी, उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा,
पैसा ज्यादा हो जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उनकी डिमांडें बढ़ेंगी, और जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो पीछे से उतनी आ रही थी, तो सप्लाई डिमांड के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा। अब सप्लाई जो है वो कांस्टेंट आ रही थी, मान लो खरीदने वाले हैं वो ज्यादा हो गए, अब डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई आ रही थी सेम, सप्लाई सेम डिमांड ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो हाई ग्रोथ से इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बात, ग्रोथ ज्यादा यानी इनकम ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, जेबों में पैसा ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा, तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई उतनी है, डिमांड ज्यादा हो गई तो इम्बैलेंस होगा। तो हर कोई जो है मांगने वाले आएंगे 50 लोग, और जो सप्लाई है वो है सिर्फ 10 या 15, तो वो उसको देगा जो उसको ज्यादा पैसे देगा, और जो ज्यादा पैसे देगा अपने आप इन्फ्लेशन की तरफ को जो है चीजें जाएंगी। तो जो इन्फ्लेशन है वो हाई ग्रोथ से बढ़ती है, हाई ग्रोथ से डिफ्लेशन नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू, लीगल टेंडर मनी क्या होती है? देखो, लीगल टेंडर मनी वो होती है जो कोई एक लॉ या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, कोई लॉ या मैकेनिज्म जिसके थ्रू कोई डेप्ट जो है वो पे करना हो, या कोई भी सिचुएशन है उससे निपटना हो, कोई भी डेप्ट की, बैंकिंग की, कुछ भी, पूरे देश की। तो किसी भी देश की जो लीगल टेंडर बनती है वो ड्राफ्ट नहीं सर, चेक नो, बिल ऑफ एक्सचेंज नो, करेंसी नोट, जो भी करेंसी नोट है वो लीगल टेंडर मनी उसको कहते हैं। ठीक है, लीगल टेंडर मनी जो किसी भी लॉ मैकेनिज्म के द्वारा जिसको किया जाता है कि हाँ जी कोई डेप्ट है, बैंकिंग का कोई सिचुएशन है, उससे निपटना है, तो किसकी तरफ से लीगल टेंडर माना जाता है? करेंसी नोट्स को। किसको? करेंसी नोट्स को। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर पीपल ऑफ और अबव, दो जी इसका आंसर पहले मैंने आपको समझाया ये। तो क्वेश्चन है कि इन इंडिया इफेक्टिव लिटरेसी रेट, ठीक है जी, लिटरेसी रेट देखना है कितना है इंडिया का लिटरेसी रेट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है वो भी कमेंट करके बताइए। यहां क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लिटरेसी रेट कब कैलकुलेट किया जाता है? वो कैलकुलेट किया जाता है 7 साल से ऊपर। 7 साल से ऊपर जो भी कोई पर्सन रीड या राइट कर पाता है उसी को लिटरेट कहते हैं। 7 साल से ऊपर, 7वीं क्लास नहीं बोल रहे हैं, 7 साल पढ़ने लिखने का, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। स्कूल यूनिवर्सिटी गया हो ना गया हो, पर अगर उसको पढ़ना लिखना आता है थोड़ा बहुत, तो वही जो है लिटरेट कहलाता है। तो लिटरेसी रेट के लिए किसको मानते हैं? 7 ईयर एज से ऊपर को जो है उसमें हम रखते हैं। ठीक है बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होती है कि एक देश में एक साल में कितनी इनकम हुई, ठीक है, वहां की जीडीपी, जीएनपी, उससे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जीडीपी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड, एक्सपेंडिचर भी एक मेथड है, नहीं पूछा है इसने, एक्सपेंडिचर एक मेथड है, प्रोडक्ट भी एक मेथड है, प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम है। मैट्रिक्स मेथड नहीं है, इनकम भी मेथड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम का कोई मेथड नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, नेशनल इनकम यानी जितनी भी हमारे देश की पूरी इनकम हुई एक साल में, ठीक है, जो जीडीपी, जीएनपी रहता है इसी के अंडर आता है। तो मैट्रिक्स जो है कोई मेथड नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। क्लियर बात? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा? तो कौन सी? वन स्टॉप सेंटर, ये भी महिलाओं के लिए स्कीम है, स्वाधार स्कीम, ये भी महिलाओं के लिए, महिला ए हार्ट, ये भी महिलाओं के लिए, डिजिटल इंडिया, ये भी महिलाओं के लिए, चारों की चारों। अच्छा, डिजिटल इंडिया जो है ये तो पूरे इंडिया का कैंपेन है, ठीक है, उसके लिए हमारे की डिजिटल होना है, जो भी करना है डिजिटली करना है, ऑफलाइन को बंद करो, डिजिटली चलो।
तो ये तो सारा है। तो ये जो सारी स्कीम है ये महिलाओं के लिए। वन स्टॉप सेंटर ये तो तब है जब उनके वायलेंस वगैरह होती है लेडीज के साथ, तो उसके लिए वायलेंस वगैरह उससे निपटने के लिए एक जगह ही पूरा स्टॉप सेंटर, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए वो वहीं पे ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वन स्टॉप सेंटर भी वायलेंस से रिलेटेड है महिलाओं के लिए। पर स्वधार स्कीम, स्वधार यानी उनमें सुधार करना। सुधार स्कीम जो है वो भी वुमेन से रिलेटेड है, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। कुछ ऐसी कंडीशन जो उनकी जो मिसफॉर्चून या कुछ उनका रख लो जिस वजह से उनके साथ वो चीज हुई, तो उससे निपटने के लिए एक और बनाएगी ये स्वधार स्कीम। लेकिन क्वेश्चन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है महिला एहट, और ये डिजिटल इंडिया के अंडर ही आता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। कौन सा? महिला एहट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। बाकी वन स्टॉप सेंटर और स्वधार ये स्कीमें हैं इनकी वायलेंस के लिए या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां इनकी जिसकी वजह से जो इनको परेशानी हुई। स्वधार स्कीम में इनको जो है फूड, शेल्टर और साथ में क्लोथ वगैरह है वो सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर पे भी वायलेंस से निपटने के लिए सारी चीजें, ठीक। तो इसका राइट आंसर है महिला एहट, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज ऑफ 4 years ओनली। प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, अच्छे से जानते हो आप। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में, नीति आयोग आया था 2015 में, ठीक है जी बात। तो प्लानिंग कमीशन आज नहीं है, पर इसके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार और हर बार आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थी उस टाइम की। प्लानिंग कमीशन का रोल इतना था कि प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, असंवैधानिक, संविधान में जिक्र नहीं है इसका। जिक्र होता तो हटाना इतना आसान नहीं होता नीति आयोग से इसको। लेकिन प्लानिंग कमीशन की इतनी इंपॉर्टेंस थी, सुपर कैबिनेट कहते थे इसको, कि फाइनेंस कमीशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके रोल को भी कम कर दिया था। फाइनेंस कमीशन का काम रहता था कि स्टेटों को कितना पैसा देना है, क्या करना है, इसके रोल को कम कर दिया था प्लानिंग कमीशन ने। इतनी इंपॉर्टेंस थी इसकी। प्लानिंग कमीशन को सुपर कैबिनेट कहते थे। कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है डिपार्टमेंट को, प्लानिंग कमीशन तय करता था, ठीक है बात। तो क्वेश्चन है कि विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वाज ऑफ 4 years ओनली। तो 4 सालों के लिए कौन थी, बताइए आंसर में। पहली पंचवर्षीय योजना चली 51 से 56, दूसरी चली, ये फर्स्ट रही, दूसरी चली 1956 से 1961 तक, ठीक है जी। तीसरी चली 61 से 66 तक, 66 से लेके 69, यहां पे बीच में हमारी जो है 1962 में वॉर हुआ था ना चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, तो थोड़ा मोराल डाउन था हमारे देश का। तो यहां पे बीच में 3 एनुअल प्लान आई थी, ठीक है जी, 3 एनुअल प्लान। 4th प्लान आई थी फिर 69 से 74 के लिए, ठीक है। और जो 5th प्लान थी, ध्यान से समझना, 5th प्लान हुई 74 से 79। लेकिन 5th प्लान आने से यहां बीच में लगी हमारे देश में इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी ना। इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी यहाँ पे देश में। इंटरनल इमरजेंसी लगी, इलेक्शन हुए, देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, यानी मोरारजी देसाई देश में जब 1977 में यहाँ बीच में देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से थी जो योजना बनाई, तो 74 वाली योजना कर दी 78। किसने? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने। और एक नई छठी प्लान शुरू की 78 से 83, इन्होंने अपनी की 78 से 83। लेकिन दोबारा से 80 में इलेक्शन हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, यहां बीच में फिर काफी झमेला हुआ और सीधी सी बात समझ लीजिए कि 74 से फिर चली 79 कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने फिर दोबारा से इसको जो था रीअरेंज किया। बीजेपी जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया। लेकिन ऑफिशियली फिर 5th प्लान 74 से 79 हुई, 79 से 80 एक रोलिंग प्लान हुई और 80 से 85 हमारी 6th प्लान हुई। तो जो 4th प्लान थी वो 4 सालों की रह गई थी, 4th नहीं सॉरी 5th,
जो फिफ्थ प्लान थी वो 4 सालों की, 74 से 78, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार बन रही थी, गिर रही थी, वो सारे रीजन। तो क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वाज ऑफ 4 इयर्स, तो आंसर है फिफ्थ। ठीक है, 74 से 78। फिर आई थी रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है ना वो गुनार मिडल एक नाम के पर्सन थे, उन्होंने दी थी। ठीक है, गुनार मिडल नाम के पर्सन, उन्होंने, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन भी, गुनार मिडल वाला की रोलिंग प्लान कब आई थी। क्लियर बात, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिफ्थ। नेक्स्ट दोस्तों, फिर है डिमांड ऑफ कॉमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, वस्तु की मांग किस पे निर्भर करती है? परचेजिंग बिल नो, टैक्स पॉलिसी नो, एडवर्टाइजमेंट नो, परचेजिंग पावर। ठीक है, क्रय शक्ति, आपकी खरीदने की क्षमता कितनी है, उसी के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, डिमांड तब बढ़ेगी जब जेबों में पैसा ज्यादा होगा, जेबों में पैसा ज्यादा होगा तो आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, खरीदने की क्षमता। अगर जेबों में पैसा नहीं है तो परचेजिंग पावर भी कम होगी। तो जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ी तो डिमांड जो है कमोडिटी की उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि ज्यादा होगी कि कम होगी। क्लियर है बात इतनी? तो यह है परचेजिंग पावर। 11 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक? आंसर करके बताइए। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक्ट आया 1934 में, एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, एक्ट 34 एस्टैब्लिश 1935 और नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। उस वजह से ही, ध्यान से समझना, ये जो हमारा आरबीआई है इसकी फिर एक पॉलिसी है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी के ही इंस्ट्रूमेंट हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट। ये सारे के सारे किसके हैं? हमारे आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कम कर, इन्फ्लेशन ज्यादा है कम करनी है, इन्फ्लेशन नहीं है ज्यादा करनी है, वो इन मैथड्स पे डिपेंड करता है जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। रेपो रेट को बढ़ा दो घटा दो, सीआरआर को बढ़ा दो घटा दो, तो इन्फ्लेशन से फाइट हमारी इजी हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है वो भी आपको बताएंगे। तो भी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर? तो कौन नहीं है? बैंक रेट, यस सर, ये देखो बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी है। कैश रिजर्व रेशो, ये भी है। मॉरल सुसेशन, ये कुछ भी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल का कौन सा मेथड नहीं है? मॉरल सुसेशन। तो हमारी जो मॉनिटरी पॉलिसी है, आरबीआई का एक्ट 1934, इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। कब अमेंडमेंट हुई? 2016 में अमेंडमेंट हुई और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। उसमें रखे 6 मेंबर, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है जी बात। और ये 6 मेंबर फिर डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखना है। अभी 2021 से 2025 के लिए टारगेट रखा है 4% ±2, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में। 4 + 2 6, 4 - 2 2, तो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन टारगेट है, जो कौन सेट करता है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनी? आरबीआई के एक्ट 1934 में अमेंडमेंट की 2016 में, उसके बाद। क्लियर बात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसा है? फॉरेन एक्सचेंज यानी हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है? फॉरेन की करेंसी है, हमारी करेंसी फॉरेन की करेंसी के साथ कैसे डील करती है? तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट यानी कि बिल्कुल खुला छोड़ दो, घटे चाहे बढ़े। और एक होते हैं मैनेज्ड। ठीक है जी, मैनेज्ड या उनको कहते हैं फिक्स्ड। ठीक है जी, फिक्स्ड करेंसी रेट या मैनेज्ड, उनको खुद फिक्स करते हैं। ठीक है, यानी $1 जो है उसकी वैल्यू हमारे इंडिया में 70 रुपए होगी कि 72 की 80, कितने रुपए होगी? अगर हमने फिक्स किया तो वो मैनेज्ड हुआ, अगर हमने खुला छोड़ दिया तो फ्री फ्लोट हुआ।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे दोस्तों इंडिया में एलपीजी 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना 1991 में, वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इन रिफॉर्म्स के बाद ही हमारी जो करेंसी है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने थोड़ा चेंज किया। कैसे किया? हमने रखे वो ऑप्शन सी, मैनेज्ड भी और फ्लोट भी, यानी हम दोनों का मिक्सचर हैं। फ्लोटिंग भी है, अब देखा ना आपने रुपया डॉलर के मुकाबले कभी 78 रुपए, कभी 80 रुपए, 82 रुपए, 75 रुपए, अप डाउन चलता रहता है, वो फ्री फ्लोट है। लेकिन हम मैनेज्ड भी हैं, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको आरबीआई मैनेज भी करता है। तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिस्टम है वो मैनेज्ड भी है और फ्री फ्लोटिंग भी है। ठीक है, जो फ्री फ्लोट है उसमें करेंसी की एप्रिसिएशन होती है, यानी करेंसी स्ट्रांग होती है, और डेप्रिसिएशन भी होती है। ठीक है, करेंसी जो है वो कमजोर होती है। करेंसी कमजोर का मतलब उसकी वैल्यू गिरना, जैसे 70 या 80 रुपए तो हमारा जो रुपया है वो कमजोर है और डेप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन होती है जो रुपया स्ट्रांग होगा, 40 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए, 50 रुपए, तो एप्रिसिएशन होगी, स्ट्रांग होने लगा। और ये जो हमारा मैनेज्ड है इसमें होती है डिवैल्यूएशन, खुद करते हैं, और एक होती है रिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन जो है वो खुद करते हैं। जो चाइना है ना वो बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन करता है अपनी करेंसी की। अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाता है। चाइना का इतना एक्सपोर्ट क्यों है, क्यों हर जगह चाइनीज सामान ये सब मिलता है? क्योंकि चाइना अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत करता है। और डिवैल्यूएशन किसके लिए होती है? अगर आपने जो है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो डिवैल्यूएशन करते हैं। इंडिया भी करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड और फ्लोट दोनों ऑप्शन सी राइट आंसर। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। नोबेल प्राइज आपको पता है, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट हुए पर्सन, जिन्होंने जो थी डायनामाइट की खोज की, उन्हीं ने ही नोबेल प्राइज उन्हीं के नाम से मिलते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। तो नोबेल प्राइज जो है वो हमारी 6 फील्ड में मिलता है, इकोनॉमिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मेडिसिन में है, पीस में है, ठीक है, लिटरेचर में है, तो सब में नोबेल प्राइज मिलता है। मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है नोबेल प्राइज। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से प्राइज है, अबेल प्राइज, वो मैथमेटिक्स में मिलता है। तो नोबेल प्राइज जो है अमर्त्य सेन को भी मिला। अमर्त्य सेन हमारे देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक, तो इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, महबूब उल हक, इन दोनों ने इकट्ठे, दोनों ने, इन्होंने एक जो है HDI लाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज की डेट में करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में इंडिया का रैंक कितना है, तो HDI कौन देता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो HDI है ये महबूब उल हक पाकिस्तान के और इंडिया के अमर्त्य सेन, इन दोनों ने इसको डेवलप किया था 1990s में। और जो HDI है उसका स्केल होता है 0 to 1, ध्यान रखिएगा, HDI का स्केल 0 to 1। HDI में इंडिया का रैंक कितना है इस बार कमेंट करके बताइए, और रैंक 1 किस कंट्री का है वो भी बताइए। ठीक है, ये आपके लिए। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कमेंट करके बताइए इंडिया का रैंक HDI में कितना और टॉप कंट्री कौन है HDI में। ठीक है, इस साल। अगला क्वेश्चन, द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, वेरिएबल रिजर्व रेशो, बैंक रेट। देखो वही से दोबारा बात आ गई मॉनिटरी पॉलिसी की। ठीक है जी, मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, उसमें दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, समझ लेना इसको। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, RBI जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या तो करता है सेल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को करता है बाय। ठीक है, अगर RBI ने
ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं, अगर उसके अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया, समझना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो था वो सेल कर दिया, बेच दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कागज है, बॉन्ड है, ठीक है, कि हाँ जी ये आपका जो शेयर है वो आपके पास है, हमें आप पैसे दे दो, एक कागज के ऊपर सब कुछ लिख के दे दिया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने बेच दी। किसको बेची? बैंकों को दी। तो बैंकों के पास पहुंच गए वो कागज, बैंकों ने इनको क्या दिया? पैसा दिया। उल्टा ले लो, आरबीआई ने फिर कर ली बाय बैंकों से, तो बैंकों के पास क्या हो गया? पैसा हो गया और सिक्योरिटी आरबीआई के पास चलेगी। तो जब गवर्नमेंट ने, जो हमारा आरबीआई है, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की, बेची, जब यहां पे इन्होंने सिक्योरिटी बेची तो आरबीआई के पास पैसा पहुंचा, यानी बैंकों के पास पैसा हो गया कम। बैंकों के पास पैसा कम तो लोग जाएंगे कि लोन दे दो, लोन चाहिए, वो कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीआई ने सिक्योरिटी दे दी और खुद के पास पैसे ले लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो लोगों के पास पैसा कम हो गया। लोगों के पास पैसा कम है तो उनकी जेबों में मतलब पैसा कम, उनकी परचेजिंग पावर कम। उनकी परचेजिंग पावर कम होने का मतलब उनकी डिमांड कम होगी, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है बात? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई या तो सेल करता है या बाय करता है, किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो सेल करेगा, अगर इन्फ्लेशन है ही नहीं, ठीक है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर लेगा, बैंकों को पैसा देगा, फिर लोगों के पास पैसा होगा, फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है बात? तो क्वेश्चन है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये परचेज बाय सेल सेल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है बात? और जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो बैंकों को किस इंटरेस्ट पे पैसा देता है, जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पे पैसा दिया, उसी को कहते हैं बैंक रेट। ठीक है बात? वो है बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन फिर है दोस्तों, द मेन फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट और लेसिस फायर वाला, यानी कि लेसिस फायर एक टर्म थी जिसमें कहते हैं कि लीव अस एलोन, हमें अकेला छोड़ दो। बात की थी एडम स्मिथ ने, इनकी एक किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक थी? एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ ने यह किताब लिखी थी 1776 में, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो कैपिटलिस्ट में जो है वो लेना देना होता है बिजनेसमैन का और दूसरी तरफ कंज्यूमर का, ठीक है, सिर्फ दो का है। तो मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिजनेसमैन का और कंज्यूमर का लेना देना, यानी लीव अस एलोन, लेसिस फायर की बात करते हैं, यानी कहते हैं कि गवर्नमेंट, हमें तुम्हारी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है कैपिटलिस्ट में। तो क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक तो फिर तो वो हो गई स्टेट कमांड इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग नो, प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट में उन्हीं का ही पूंजीपतियों का, ठीक है जी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनका ही लेना देना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट की बात होती है, बिजनेसमैन और कंज्यूमर का लेना देना, गवर्नमेंट को जो है बिल्कुल रोल नहीं है, फ्री मार्केट होती है, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। और ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी ये हमारी अमेरिका वगैरह, तभी तो 1929 में एक डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन, कहां पे? यूएस में, ठीक है, रीजन क्या था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे, जब समझ आई बातें कि ये तो उल्टा सीधा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, फिर जाने लगे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। ठीक है बात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल, एन क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, एन एग्रीमेंट साइंड बाय वेरियस कंट्रीज एसोसिएटेड विद। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, क्योटो हुआ हमारा जापान में, ठीक है बात, क्योटो कहां है? जापान में। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया,
जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो जापान में एक जगह है, वहां पे अडॉप्ट किया 11 दिसंबर 1997 को इसको। क्योटो प्रोटोकॉल में एक एग्रीमेंट था यूएनएफसीसी का, ठीक है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी बात, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में कहा कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी जो है आप कम करो एमिशन, एनवायरमेंट को क्लीन करो, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी कुछ छोड़ के रखो, सब कुछ खुद ही थोड़ा ना खत्म कर दोगे। तो जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का एक एग्रीमेंट था 11 दिसंबर 1997 को हुआ। क्योटो एक कंट्री है जापान में, UNFCCC का ही इसके अंडर हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना था, ठीक है, यानी एनवायरमेंट की क्लीनलीनेस के लिए चलना था। तो ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से। डीप सी ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, कोई लेना देना नहीं है इससे। क्लीन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन चल रही है, स्टैंड बाय रखो। बिल्डिंग कॉमन फूड स्टॉक टू सेव ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनी नेचुरल डिजास्टर, नो। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लीन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करना, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर ही ये काम हुआ, ठीक है बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कॉन्ड बाय, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति, ये आई थी दोस्तों 1966 में, ठीक। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर वर्ल्ड लेवल पे थे नॉर्मन बोरलॉग, वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ये जो टर्म थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये दी थी डॉक्टर विलियम गॉड ने, ध्यान रखना किसने दी थी, डॉक्टर विलियम गॉड ने ये टर्म दी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की तरफ चलो। हमारे देश में बंगाल में फेमाइन आया था, ठीक है, बंगाल में फेमाइन आया था 1943 में, बड़े सारे लोग थे जो भूखे प्यासे, बड़ा कुछ हुआ था, ठीक है। अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे PL480, व्हीट की एक वैरायटी है PL480, अमेरिका ने उसको देने से मना कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब दोनों के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस हो गए थे, उस वजह से इन्होंने हमें टेम्परेरी इसको देना बंद कर दिया। तो देश को जरूरत थी, तब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाया था, हरित क्रांति की तरफ 1966 में, ठीक था। वही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नीड बन गई थी फिर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने की, विलियम गॉड ने। अलग से क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। तो हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बीज लाया था ना, मैक्सिको से लाया था, ठीक है, मैक्सिको से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो बोलता है कि ये जो हमारे रोड वगैरह है ना, भारतमाला, ठीक, उनको जो है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करो, ठीक। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सागरमाला, क्या प्रोजेक्ट है, सागरमाला। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है कि जो हमारे पोर्ट वगैरह है ना, इनलैंड पोर्ट, उनको डेवलप करो, इनलैंड पोर्ट को डेवलप करो, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा इजी, आसान, सस्ता हो जाए। एक है दोस्तों सेतु भारतम, ठीक है, सेतु भारतम भी एक स्कीम है। सेतु भारतम बोलती है कि जितनी भी हमारे NH है उनके ऊपर से रेलवे लाइन जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप NH पे चलते होंगे तो बीच में रेलवे लाइन आती है, फाटक, तो वहां कई बार खड़ा होना पड़ता है NH पे बसों को, गाड़ियों को। तो बोला उनके ऊपर जो फ्लाईओवर बना दो, उनको फ्री कर दो टोटली रेलवे क्रॉसिंग से, वो ही है सेतु भारतम, ठीक है जी। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये आया था प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इनको जो था आपस में ज्वाइन करना था, ठीक है जी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इनको आपस में कनेक्ट करना था, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था।
और ये जो भारतमाला है इसमें बोला कि रोड वगैरह की जो वो है क्वालिटी उसको इंप्रूव करो, भारतमाला ट्रांसपोर्ट जो है बढ़िया रहे। सागरमाला में जो इनलैंड पोर्ट था उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई, और सेतु भारतम में सारे के सारे हमारे नेशनल हाईवे थे उनको रेलवे लाइन से फ्री करने को कहा गया। तो भारतमाला, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ रोड ऑल ओवर इंडिया, होल्ड पे रखते हैं। इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी, नहीं सर कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे के लिए कौन सा है दोस्तों, सागरमाला। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन मेजर सिटी, डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है ना उनके लिए स्कीम है उड़ान, सुना होगा आपने, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान कौन सी है, उड़े देश का आम नागरिक, उनके लिए ये है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मेजर सिटी में कर दो। इनलैंड वाटरवेज के लिए ये है हमारी सागरमाला। और रेल कनेक्ट, इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी, इसके लिए सेतु भारतम में, ठीक है, कि सारी की सारी क्रॉसिंग से उनको फ्री कर दो। और इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ रोड, यही हमारी भारतमाला है। क्लियर बात, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आता है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, सोशलिस्ट, गांधीयन, फ्री, मिक्स्ड। इंडिया की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें जो है दोनों चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। यानी पब्लिक यानी सरकार, सरकार का रोल भी है, और प्राइवेट यानी टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, सबका योगदान है। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट ये दोनों रहती है मिक्स्ड, ठीक है। इकोनॉमी जो है ना दोस्तों वो रहती है तीन तरह की। एक होती है कैपिटलिस्ट, जिसमें जो है पूरा का पूरा लेना देना किसका है, हमारे बिजनेसमैन और कंज्यूमर का, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। इधर को रहती है कमांड इकोनॉमी, ठीक है, या इसको कहते हैं स्टेट इकोनॉमी, ये पूरी की पूरी स्टेट के हाथ में होती है, वही कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों के बीच में रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि जिसमें हमारा स्टेट यानी गवर्नमेंट भी और कैपिटलिस्ट यानी कि बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर भी, जहां दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, कि मिलके हैं देश को आगे ले जाएंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट है। कैपिटलिस्ट जो है उसकी वजह से तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, उसकी वजह से ही जो है 1929 में कितना हो गया था, पूरा का पूरी इकोनॉमी धड़ल्ले से गिर गई थी अमेरिका की। इंडिया में नहीं हुआ ऐसा, एक 2008 में भी आया था, वो डिप्रेशन नहीं था, रिसेशन था, लेकिन उसको जो है ग्रेट रिसेशन कह देते हैं, डिप्रेशन नहीं ग्रेट रिसेशन कह देते हैं। 2008 वाले इंडिया के ऊपर जरा कम असर हुआ था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन था, वो एक कैपिटलिस्ट की वजह से था। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये दी बेस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी जो है साथ में मिलके काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का आपके लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।